हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSc 10 इग्नू का सब्जेक्ट प्रेमचंद की कहानियाँ। ये MSc 10 का सब्जेक्ट है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि पेपर में 7 क्वेश्चन आते हैं, कोई 4 करने होते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है, सभी को करना होता है। ये गद्यांश होता है और इसमें सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। बाकी 6 क्वेश्चंस में से हमें कोई 3 करने होते हैं, तो टोटल 4 प्रश्न करने हैं। तो वो जो 3 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं उनकी सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी में टोटल 4 यूनिट्स हैं और पहली यूनिट में लगभग 14 से 15 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के स्वाधीनता संबंधी विचारों को रेखांकित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हर 2-3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि प्रेमचंद के स्वाधीनता संबंधी विचारों को रेखांकित करना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। स्वाधीनता विमर्श प्रेमचंद के लेखन का बीज तत्व है, क्योंकि सबसे पहले उनका जो लेखन का बीज क्या है, सीड क्या है, उनका है स्वाधीनता विमर्श। क्योंकि वो स्वाधीनता के लिए बहुत ही अग्रणी रह रहे थे और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी स्वाधीनता मिले, जैसे कि हर कोई चाहता था। तो उनके लेखन का जो बीज तत्व है वो स्वाधीनता विमर्श है। स्वाधीनता प्राप्ति लेखन प्रेमचंद के लेखन मात्र का नहीं, जीवन का भी उद्देश्य था। यह अकारण यह महज संयोग नहीं था कि उनके साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाह्य और आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। प्रेमचंद पूर्ण स्वराज के हिमायती थे और स्वराज की उनकी धारणा इस देश के शोषितों और पीड़ितों के स्वराज से पुष्ट होती थी। तो जो भी शोषित और पीड़ित वर्ग था हमारे देश का, तो प्रेमचंद उनके लिए तो लिखते ही थे और साथ में वो कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आधा अधूरा स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और स्वराज की धारणा किससे प्रेरित होती थी? शोषितों और पीड़ितों के स्वराज से। प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक रचनाओं से जो तथ्य उभर कर आते हैं उनसे यह पता चलता है कि प्रेमचंद के अनुसार स्वाधीनता के निम्नलिखित आशय हैं। तो उनके अकॉर्डिंग स्वाधीनता के क्या मीनिंग है, क्या आशय हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है उपनिवेशवाद से मुक्ति। उपनिवेशवाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, वो आए तो थे बिजनेस करने और हमारे देश में ही हम पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक हम उनकी गुलामी में रहे थे। तो वो चाहते थे, प्रेमचंद के टाइम में उन लोगों का ही हमारे देश पर कब्जा था, हम पराधीन थे और स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो पहला उनका जो आशय था स्वाधीनता का, वो था उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद के लेखन से स्वाधीनता का पहला और महत्वपूर्ण आशय भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। वे जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है, अतः वे हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। दूसरा है किसानों की स्वाधीनता। तो उपनिवेशवाद से मुक्ति तो वो चाहते ही थे, लेकिन उस समय का सबसे बड़ा जो विषय था वो था कि किसान भी थे, किसानों को भी स्वाधीनता चाहिए थी, क्योंकि देश तो पराधीन था ही था, साथ ही किसान भी पराधीन थे। वो किसके पराधीन थे? वो जमींदारों के पराधीन थे। तो उनके भी स्वाधीनता के लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपनी लेखन में उनके बारे में लिखा। तो अपने लेखन में प्रेमचंद ने स्वाधीनता का दूसरा आशय किसानों की स्वाधीनता से लिया। यह स्वाधीनता दोहरे अर्थ से प्रासंगिक है। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत के किसान भी स्वाधीन हों, वे किसी जमींदार की गुलामी करने के लिए मजबूर ना हों। ऐसा नहीं चाहते थे वो कि खाली हमारा देश स्वाधीन हो जाए, उपनिवेशवाद से उसे मुक्ति मिल जाए। वो चाहते थे कि हमारे जो किसान हैं, जमींदार के पराधीन हैं, उनको भी स्वाधीनता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। सामंतवाद, इससे भी वो मुक्ति चाहते थे। प्रेमचंद ने अपने लेखन में स्वाधीनता का तीसरा महत्वपूर्ण आशय लिया था, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्ण भेद रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। क्योंकि सामंती व्यवस्था थी, उच्च और नीच जाति थी, वर्ण भेद था, तो वो भी जब तक रहेगा तब तक भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। हम स्वाधीन तो हो जाएंगे अंग्रेजों से, लेकिन फिर भी स्वाधीनता इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि सामंती व्यवस्था हमारे देश में रहने वाली है। वह ये भी जानते थे कि जाति भेद के रहते लोकतंत्र भी नहीं आ सकता, डेमोक्रेसी भी देश में लागू नहीं की जा सकती।
नेक्स्ट है स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता से प्रेमचंद का चौथा आशय स्त्रियों की स्वाधीनता से है। स्वाधीनता का चौथा आशय लेते हुए प्रेमचंद ने अपने लेखन में यह स्पष्ट किया था कि जब तक हमारे देश में स्त्रियां स्वाधीन नहीं हो पाती तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए स्त्रियों की मुक्ति को उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था। देखिए हम कितने गुलाम थे। पहली बात तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है। किसान जमींदारों और सामंती किसान जमींदारों के गुलाम थे। देश में सामंती प्रथा थी, इसका मतलब कि जाति भेद था, वर्ण भेद था, ठीक है, उसके गुलाम थे। और साथ में स्त्रियां भी स्वाधीनता चाहती थी, वो भी पराधीन थी, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र मतलब पुरुष प्रधान समाज ने उनको पराधीन कर रखा था। तो ये भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, स्त्रियों की स्वाधीनता। अब है नेक्स्ट दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। अगर हम कितने भी आज़ाद हो जाएं, लेकिन अगर हमारा दिमाग अभी भी गुलामी से ग्रसित है तो भी हम स्वाधीन नहीं कहला सकते। इसलिए दिमागी गुलामी से भी स्वाधीनता चाहते थे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक आशय था दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक कारगर सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता थी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को दिमागी गुलामी से भी स्वाधीनता चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज भी देखा जाए तो हम दिमागी गुलामी से स्वाधीन नहीं हुए हैं। आज भी हम अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं। आज भी हम अंग्रेजी शिक्षा के लिए बहुत वांछित है हमारे लिए ये, ठीक है। क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आती आज भी वो अपने आप को थोड़ा सा डाउन समझते हैं, और इंग्लिश आ जाती है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा जानते हैं। तो ये दिमागी गुलामी है, ठीक है। हमें भी अपनी हिंदी से प्यार होना चाहिए। हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो हमारा, और अभी तक क्या करते हैं हम अंग्रेजी के प्रति आकर्षित हैं और अंग्रेज़ों के प्रति भी आकर्षित हैं। हम अभी भी वेस्टर्न अपना रहे हैं। सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, हम उसको अपनाने में थोड़े से हीनता महसूस करते हैं। हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, वेस्टर्न को अपनाने में ही हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। तो ये दिमागी गुलामी से स्वाधीन भी इंसान को होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज भी हमारा देश दिमागी गुलामी से स्वाधीन नहीं हो पाया है। कुछ लोग हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी दिमागी गुलामी से स्वाधीन नहीं हैं, वो पराधीन हैं। उसके बाद कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि दलित मुक्ति भी बहुत ज़रूरी है। दलित वही जिनको लोग नीची जाति के लोग कहते हैं, तो वो दलित हैं, ठीक है। लेकिन जब समाज है, जो लोग हैं, वो इंसान होता है, चाहे वो ऊंची जाति में पैदा हो या नीची जाति में। ये सिर्फ हमारी दिमागी गुलामी है। ऐसा नहीं है कि कोई नीची जाति में पैदा हुआ है तो वो दलित है या स्वर्ण जाति है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो इस समय वो बहुत ज़्यादा था, अभी भी है काफ़ी जगह। तो दलित मुक्ति भी प्रेमचंद चाहते थे। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण आशय था अछूतपन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त कर देना, ठीक है। तो जब इंसान को नहीं छुए, उसके छूने से वो पापी हो जाए, तो ये तो बहुत ही बड़ी दिमागी गुलामी भी है और बहुत बड़ा भेदभाव है जो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश समय दलित मुक्ति को ही समर्पित किया था, ठीक है। तो जब उनके अंतिम दिन थे, जब वो लिखते थे, तो वो ज़्यादातर, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था लगभग, तो लेकिन दलित मुक्ति तब भी नहीं मिली थी, तो वो अपने लेखन का अधिकांश समय दलित मुक्ति को ही दिया करते थे। उसके बाद एक और है, उनके अकॉर्डिंग मज़दूरों की शोषण दमन से मुक्ति, ठीक है। अब एक और बात थी कि जो मज़दूर थे ना, वो अपने मालिकों के शोषण दमन से ग्रसित थे। उनके मालिक उनका शोषण करते थे, उनका दमन करते थे। तो मज़दूरों की शोषण दमन से भी मुक्ति चाहते थे प्रेमचंद। वह चाहते थे कि किसानों के साथ साथ मज़दूर भी शोषण से मुक्त हो। देखो, किसान तो जमींदारों के द्वारा शोषित किए जाते थे और मज़दूर अपने मालिकों के द्वारा शोषित किए जाते थे। स्थिति लगभग एक जैसी थी। तो उनके लिए स्वाधीनता का आशय था एक ऐसा समाज बने जो पूर्णतः शोषण मुक्त हो और इस समाज में निर्मित हो एक संप्रभु राष्ट्र, यानी कि बिल्कुल जिसमें सबकी प्रभुता हो, सबको बराबरी का सम्मान दिया जाए। यह सच है कि राष्ट्रीय चेतना जब सामाजिक चेतना से जुड़ती है
तभी वह मनुष्यधर्मी होती है। तो राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना भी जुड़नी चाहिए, तभी मनुष्य धर्मी कहलाती है। यह सर्वविदित है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्णतः स्वाधीनता पर केंद्रित थी। तो वह हर जगह से स्वाधीनता चाहते थे, चाहे वो मजदूरों की स्वाधीनता हो, स्त्रियों की स्वाधीनता हो, किसानों की स्वाधीनता हो, दलितों की स्वाधीनता हो, और साथ में ब्रिटिशों से भी हमारा देश स्वाधीन हो। तो पूर्णतः स्वाधीनता पर उनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा केंद्रित थी। इस प्रकार जितना विस्तृत उनके लिए स्वाधीनता का आशय है, उतना ही विस्तृत उनका राष्ट्रवाद भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। 2-3 बार सुनिएगा क्वेश्चन को और आंसर को सुनिएगा, और ये आपको बहुत अच्छा सा पेपर में तैयार हो जाएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा, प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित स्वाधीनता आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा है कि वो ज़्यादातर स्वाधीनता आंदोलन पर ही कहानियाँ लिखा करते थे, क्योंकि उस समय वही एक हमारे लिए महत्वपूर्ण राष्ट्र का विषय था कि किस तरह से अपने देश को और देश के लोगों को आज़ाद कराया जाए। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन पेपर में एक लिमिट होती है लिखने की। तो मैं आपको ये जो बुक में है वो सारा आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ लिखी थी, बहुत सारे उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन पर प्रकाश डाला था। तो फिर उसमें से जितना भी आपको याद रहे मेन चीज़ें वो आप पेपर में लिखिए।